Hi friends, welcome to Concept Ki Pathshala. My name is Samir Khan and this is my introduction. You can read it from here. So today in this video, I am going to cover all the important questions of class 9 science chapter number 11 work and energy. तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने अभी तक वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ा नहीं है, याद नहीं किया, और ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर जिनको बहुत ही कम टाइम में वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर रिवाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और इन सारे क्वेश्चनों की जो लिंक है वो हमारी पीडीएफ बना दी है मैंने, ठीक, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और वर्क एंड एनर्जी के नोट्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर आपको कोई सी भी क्वेरी होती है इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ से आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक, ये हमसे यहाँ पे सवाल पूछा है, यहाँ से हमसे पूछा है कि वर्क डन ग्रेविटी क्या है। ठीक, यहाँ पे ग्रेविटी हमारा क्या वर्क करती है अगर वो हॉरिजॉन्टली एक बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव होती है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। तो ये हम यहाँ पे ईयर दे रखा है कि कौन सी ईयर में पूछा गया है, कौन से साइड में पूछा गया है, ताकि आपको अंदाज़ा मिल जाए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन मैं जितने कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टली अगर कभी भी कोई भी सरफेस पे हॉरिजॉन्टली मूव करेगा और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट पूछेंगे तो वो हमारा वर्क हमेशा जीरो होगा। ठीक, हॉरिजॉन्टली हमेशा जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का बनेगा और हमारा जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होगा वो हमेशा हमारा जीरो होगा। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मीटर हाई पर्सन इज होल्डिंग अ 225 kg ट्रंक ऑन हिज हेड एंड इज स्टैंडिंग एट अ रोडवेज बस टर्मिनस, हाउ मच वर्क इज डन बाय द पर्सन। यहाँ पे कहता है कि 2 मीटर हाई पर्सन है, ठीक, जिसकी हाइट 2 मीटर की है और वो 25 kg ट्रंक अपने हाथ हेड पे लिए है और रोडवेज बस टर्मिनस पे खड़ा है। ठीक, उसने कितना वर्क किया। जो यहाँ पे प्लेस की हमें दे रखा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ खड़ा है, वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक, नो वर्क इज डन एज द फोर्स इज अप्लाइड टू कीप द ट्रंक ऑन द हेड बट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, हेंस वर्क डन इज जीरो। यहाँ पे वर्क डन हमारा जीरो होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, स्टूडेंट इज राइटिंग 3 आवर साइंस पेपर। आपने भी साइंस के पेपर 3 घंटे वाले लिखे होंगे, ठीक, लेकिन आप उस समय कोई काम नहीं करते हो। ये बस आपको ये याद रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए हम जो वर्क कर रहे हैं वो जीरो है। यहाँ पे कहता है गिव रीजन टू दी योर आंसर। आंसर हम यहाँ पे जो हमारा रीजन होगा वो ये होगा कि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, क्या है कि वर्क डन निकालना है। ठीक, हमारा फोर्स 59 दे रखा है, बॉडी 5 मीटर। आपको पता है वर्क इज इक्वल टू एफ इन टू एस। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ फार्मूलास याद कर लो, अच्छे से लिख लिख के देख लो। ठीक, यहाँ पे हमें एफ इज इक्वल टू 59, एस इज इक्वल टू 5 मीटर, वर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एस, 15/5 करोगे 75 जूल आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मून इज एक्सपीरियंसिंग अ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ एंड इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, हाउ मच वर्क इज डन बाय द मून। एक मून है जो, ठीक, मून अर्थ का जो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, मून कितना हमारा वर्क कर रहा है, ये हमसे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। और मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक देना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी रिवॉल्विंग के सवाल होंगे, सर्कुलर घूमने वाले सवाल होंगे, जो भी मून कर रहा है या आप किसी ग्राउंड पे घूम रहे हैं, वहाँ पे वर्क जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे जो एंगल होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री होगा। ठीक, और cos 90 ये कहता है कि हमारा cos 90 क्या कहता है, जीरो होता है cos 90। तो एंगल हमने लिया तो f मल्टीप्लाई बाय cos 90 आता है वहाँ पे, और f हमारी चाहे कोई हो, अगर cos 90 जीरो है तो हमारा वर्क डन जीरो ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो मून यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्क डन। अब यहाँ से आपको बता दूँ 2 टाइप के वर्क होते हैं, एक पॉजिटिव वर्क होता है, एक नेगेटिव वर्क होता है। यहाँ पे जो पूछा गया डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वहाँ पे हमारा नेगेटिव वर्क होगा। ठीक, वो हमारा नेगेटिव वर्क होता है। और पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A 40 kg girl is running along a circular path of radius 1 meter with a uniform speed. How much work is done by the girl in completing one circle? ठीक, यहाँ पे पूछा गया है कि 40 kg गर्ल है,
ठीक। 40 kg गल का मास है। और यहाँ पे ये है कि सर्कुलर पाथ रेडियस 1 मीटर। मैंने आपको कहा था सर्कुलर पाथ देखते ही समझ जाओ 0 आएगा आंसर। अगर आपके पास टाइम कम है या आपको पेपर बाद में करने में आती छूट जाता है पेपर, तो आप इन क्वेश्चन में जो ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर टाइम अपना बचा सकते हो। ठीक, छोटी छोटी ट्रिक समझ के। यहाँ सर्कुलर पाथ है, पहले बताया था सर्कुलर पाथ होगा या हॉरिजॉन्टली मूव होगा तो वहाँ पे हमेशा वर्क जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा आता है डिफाइन वर्क, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, स्टेट एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। यहाँ पे कहता है कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसर डिस्प्लेसमेंट इन इट। ठीक, वर्क क्या है यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, डिफाइन वर्क। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि वर्क क्या होता है। और एक्सप्रेशन पूछिए, अगर यहाँ पे डायरेक्ट करने को आता है तो डायरेक्ट करिए, एक्सप्रेशन सिर्फ लिखने को आता है तो सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, वर्क इज इक्वल टू एफ इन टू एस। यहाँ पे डी लिख रखा है, आप डी मत लिखिएगा, एस लिखिएगा। ठीक, यहाँ पे जो हम आगे पूछा गया कि स्टेट एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, वो है हमारी एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। जूल होता है एसआई यूनिट किसकी, वर्क की। ओके, यहाँ पे आपको मुझे पूरा यकीन है कि आपको इतने क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक, इसके बाद आता है लिस्ट 2 कंडीशन दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर द वर्क टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई 2 कंडीशन बताइए जो इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेटिस्फाई होनी चाहिए जब भी वो वर्क माना जाएगा। मतलब उसने कोई काम किया है, वो कब माना जाएगा, वो 2 कंडीशन। तो यहाँ पे अगर फोर्स एक्ट हो रही है तो पहली कंडीशन फुलफिल है कि अच्छा फोर्स एक्ट हो रही है। अच्छा, दूसरी डिस्प्लेस हो रही है तो ठीक। चाहे डिस्प्लेस हो रही है, फोर्स एक्ट हो रही है, तो हमारी यहाँ 2 कंडीशन हो जाएगी। कोई बोलेगा कि सर जी अगर वो उस डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा, अगर मूव नहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं मूव कर रहा तो वर्क नहीं है। लेकिन अगर वो अपोजिट में भी मूव कर रहा है तो नेगेटिव वर्क होगा, वहाँ पे हमारा वर्क होगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इस सवाल जो हमारा क्वेश्चन है उसकी लेंथ बहुत है, लेकिन मैं आपको छोटा सा एक हिंट देता हूँ। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दे रखा है, 10 kg दे रखा है, और डिस्टेंस लाइन जॉइनिंग का सवाल है। ये जस्टिफाई और आंसर करना, बस जस्टिफाई और आंसर में आपको दिमाग लगाना है। एफ कॉस 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल में 90 डिग्री होगा, यहाँ पे आंसर 0 आएगा। ठीक, वर्क डन हमारा 0 है। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ठीक, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो हमारी हमेशा वर्टिकली होती है। यहाँ पे क्या बोला कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली में थोड़ी ना ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी एक्ट करती है। हमारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है वो हमारी वर्टिकली में करती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्योंकि फोर्स के साथ ही है, इस वजह से हमारा जो यहाँ पे वर्क होगा वो हमारा 0 होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क व्हेन यू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, 2 फोर्सेस एक्ट ऑन इट, आइडेंटिफाई दिस फोर्सेस, विच वन ऑफ द 2 डज, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जस्टिफाई योर आंसर। आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ, ये एक्चुअली हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने पूरा चैप्टर कर रखा है, जिस बच्चे को अच्छे से आता होगा या नहीं आता होगा फिर भी उसको समझ में आ जाएगा अगर उसने वर्क एंड एनर्जी एक बार पढ़ भी रखा है तो। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वर्क है, यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश करना है। पहले बता दिया कि जो पॉजिटिव वर्क होता है हमारा वो क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्क जो उसी डायरेक्शन में किया गया है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स लगाई और वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई, तो वो हमारा पॉजिटिव वर्क है। और नेगेटिव वर्क क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूव अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, वो हमारा नेगेटिव वर्क होता है। ठीक, आपको इतनी बातें याद रखनी है, ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, पेपर में बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारी 2 जो फोर्सेस होती है वो एक्ट करती है। कौन सी? एक जो वेट ऑफ द बॉडी है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जो हमें भार जो महसूस हो रहा है, और एक जो हम मस्कुलर फोर्स से उसको ऊपर उठा रहे हैं। तो क्योंकि जिस फोर्स से हम उठा रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में बॉक्स मूव कर रहा है, तो हमारी सेकेंड वाली फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एक्टिंग अपवर्ड्स हमारी पॉजिटिव फोर्स हो गई, पॉजिटिव वर्क हमने किया। लेकिन वेट ऑफ द बॉडी है जो ये वाली फोर्स हमारी नेगेटिव वर्क कर रही है। ठीक, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में ये उस ऑब्जेक्ट को मूव कर रही है, जबकि ऊपर जा रहा है लेकिन वो मूव कहाँ कर रही है, नीचे कर रही है। चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है कि एन आर्चर स्ट्रेचेज अ बो टू रिलीज एन एरो टू हिट द टारगेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, एक्सप्लेन हु डज द वर्क, इन विच फॉर्म इज द एनर्जी पॉजिस्ड बाय द बो एंड द एरो। यहाँ पे कहता है कि डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर है, आर्चर स्ट्रेचेज अ बो टू रिलीज एन एरो टू हिट द टारगेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक, आर्चर डज वर्क इन डिफॉर्मिंग द बॉय वाइल रिलीजिंग द बो, डिफॉर्म बो पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी एंड द मूविंग एरो पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, क्योंकि हमारी जो बो है जो हमारी रुकी हुई है, जो हमारी टेढ़ी हो गई, वो पोटेंशियल एनर्जी करेगी क्योंकि वो हमारे हाथ में रुकी हुई है। लेकिन जो मूविंग एरो वो हमारी काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करेगी। ठीक, तो हमें यहाँ पे पूछा गया था कि कौन कौन से किसने क्या वर्क किया। ठीक, हमने बता दिया यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, और काम किसने किया है, आर्चर ने काम किया है। ठीक, इन्होंने एनर्जी पॉजेस की है, आर्चर ने काम किया है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
यहाँ पे आता है हॉर्स ऑफ मास 210 kg एंड अ डॉग ऑफ मास 25 kg आर रनिंग एट द सेम स्पीड, विच ऑफ द टू पॉजेसेस मोर काइनेटिक एनर्जी, हाउ। यहाँ पे आपको एक और छोटी सी ट्रिक दे देता हूँ जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास से। काइनेटिक एनर्जी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास से। इस वजह से जिसका मास ज़्यादा होगा वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा एक्वायर करेगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा पॉजिटिव कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा करेगा, मास किसका ज़्यादा है, हॉर्स का। बड़े आसानी से आप यहाँ लिख सकते हो हॉर्स की ज़्यादा मास है, इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा पॉजिटिव करेगा। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा आता है नेम द टर्म यूज फॉर द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। फिर आपको बता देता हूँ मैकेनिकल एनर्जी एक टर्म है जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है। ठीक, और मैकेनिकल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। क्यों? क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। होप करता हूँ आपको अभी तक मैंने जितने सवाल समझा वो आपको सब समझ में आ गए होंगे। मैं फिर बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ से आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। और वर्क एंड एनर्जी के जो नोट्स हैं वो हमारे पीडीएफ में दे रखे हैं। ठीक, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वाई। यहाँ पे हमको कहता है, आपको ये याद रखना है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमारा कभी भी वायलेट नहीं होगा। क्यों नहीं वायलेट होगा? क्योंकि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी, जब भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यही बात हम याद रखोगे। और इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर 20 थी तो काइनेटिक एनर्जी 80 है, अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी 100 है तो अगर वो 30 पे आएगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 70 हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? ठीक, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको आप क्लियर करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। चलिए इसके बाद व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी गोस ऑन डिक्रीजिंग, व्हाट हैपेंस टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी एज इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब हमने बॉल को ऊपर फेंका, इसका मतलब कि बॉल एक जगह जाके एक फिक्स पॉइंट पे रुक जाती है, उसके बाद नीचे गिरती है। तो रुक गई, जहाँ ठहर गई, इसका मतलब वो एक पॉइंट पे है, वहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। वर्ची ऑफ इट्स पोजीशन वाली हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी मैक्सिमम होगी उस समय में, क्योंकि वहाँ पे रुक गई बिल्कुल। जहाँ पे हल्की सी मूव होती है वहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि मूविंग एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। ठीक, इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज हाफ्ड व्हाट इज द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर हम किसी भी बॉडी की स्पीड को क्या कर देंगे, हाफ़ कर देंगे, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर हम स्पीड को हाफ़ कर रहे हैं, ठीक, तो स्पीड का स्क्वायर होता है, यहाँ पे हमारा 1/4 ओरिजिनल वैल्यू से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, 2011 में पूछा गया था, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है और बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक, बहुत सारे इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर ये एक नंबर में तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी वो हाफ़ करने को हाफ़ है, हाफ़ करा स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा। यहाँ पे हम बड़े आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे आता है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। यहाँ पे है कि विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन करना है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो एनर्जी है ना वो क्रिएट की जा सकती है ना वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, ये बात आपको पता है। यहाँ पे हम लॉ का एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि जब पेंडुलम बॉब हम उसको ऑस्किलेट करने को देते हैं कि हाँ चलो जी हमने इसको रख दिया और उसको हमने एक तरफ से मूव कर दिया तो वो ऑस्किलेट करना शुरू कर देता है। तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाता है, एक्सट्रीम मतलब एकदम साइड पोजीशंस पे जाता है, तो वहाँ जाके वो रुक जाता है हल्का सा, और जैसे वो रुकता है दोबारा आने वहाँ पे रुकने में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे वो वहाँ से फिर मूव करता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ठीक, और अगर कोई कहे कि एनर्जी लॉस्ट हो रही है ओवरकमिंग फ्रिक्शन में, तो वो एनर्जी लॉस्ट तो हो रही है, ठीक, एनर्जी लॉस्ट हो रही है, लेकिन उस समय काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। तो वो जितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है मूव करने में, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है हमारी। ठीक, इसलिए हमारी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। आप ये कह ही नहीं सकते कि हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट होगा। ठीक, आप नहीं कह सकते, आप यहाँ पे कभी भी येस मत लिखना। इसके बाद हमारा आता है नेम द टाइप ऑफ एनर्जी पॉजिट बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि मूविंग ऑब्जेक्ट हमारी वो एनर्जी, कौन सी एनर्जी पॉजिस करती है? काइनेटिक एनर्जी पॉजिस करती है। ठीक, और इसकी ऐसा यूनिट हमारी जूल होती है। कोई भी वर्क पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, उसकी ऐसा यूनिट हमारी जूल होगी। काइनेटिक एनर्जी ऐसा यूनिट जूल। यहाँ पे डेरिव द एक्सप्रेशन है, 3 नंबर में बहुत अच्छे से सवाल पूछा जाता है और ये बहुत बार आता है। ये सवाल अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे सवाल छोड़ोगे ना तो फिर आपके रखे रखाए नंबर जा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे सवाल नहीं छोड़ने, जो करवा रहा हूँ ये तो करके ही जाने हैं, और सवाल चाहे ना करो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हो, एंड तक देखोगे, तो आपके वर्क एंड एनर्जी में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें जो डेरिव करना ये है कि काइनेटिक एनर्जी
हमारा हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। तो आपको होता है एफ इजिकल टू एम ए, ठीक। अब वर्क इजिकल टू एफ एस होता है। अब एफ की जगह हमने एम ए है, यहाँ पे एफ की जगह एम ए एस रख दिया, अब ए एस रख दिया। अब यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as है, ठीक। वी स्क्वायर इजिकल टू 2as, क्योंकि यू स्क्वायर हमारा यहाँ 0 था। अब वी स्क्वायर, अब हमने 2 कहाँ रख दिया, इधर रख दिया, 2 इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पे हमारा ए एस इजिकल टू वी स्क्वायर अपन 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो ए एस था यहाँ पे, वो हमारा ए एस वी स्क्वायर अपन 2 में आ गया, ठीक। इसकी जगह ए एस की जगह हमने वी स्क्वायर अपन 2 रख दिया, तो हमारा जो आएगा वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी हमारा वर्क भी होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। होप करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन नहीं समझ में आया है तो उसके लिए मैंने अलग से पार्ट बना रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय मैकेनिकल एनर्जी, स्टेट इट्स टू फॉर्म्स, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गिव एन एग्जांपल इन विच वी ऑब्जर्व अ कंटिन्यूअस चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर एंड वाइस वर्सा। मैकेनिकल एनर्जी का है, आपको बताया था मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक। 2 फॉर्म है इसकी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे है कि एक कॉन्टिन्यूस चेंज बना रहता है। कैसे बना रहता है कि एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक। एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम, कि पोटेंशियल एनर्जी आती रहती है जाती रहती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, ठीक। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार ऑफ 1000 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कितना वर्क हमें करना है उसको स्टॉप करने के लिए। तो जितनी स्पीड पे जितना वर्क वो कर रही है उतना ही वर्क हम करेंगे तो रुक जाएगी, ठीक। तो हमें यहाँ पे वर्क निकालना है जितना कार कर रही है, क्योंकि हम जितना वर्क कार कर रही है उतना करने लगेंगे तो वहाँ पर वो कार रुक जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें मास दे रखा है 1000 kg, यू दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, और हम 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से करके डिवाइड कर देंगे। 18 4 जा 5 4 जा 20, ठीक। v इज इक्वल टू 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है यहाँ पे, उतना ही वर्क करेगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर हमारा जो यहाँ पे आंसर आ गया वो आ गया 2 लाख जूल। आप यहाँ पे 2 × 10⁵ जूल भी लिख सकते हो, ठीक। तो वर्क डन हमारा क्या आ गया, हमारा वर्क डन आ गया 2 × 10⁵ जूल, ठीक। होप करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद आता है वुमन ड्रॉस वाटर फ्रॉम अ वेल ऑफ 15 मीटर डेप्थ इन 15 सेकंड, इफ़ द मास ऑफ हर बकेट ड्रॉन इज 10 kg, कैलकुलेट पावर यूज बाय हर। ऐसे क्वेश्चंस में आपको पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, यहाँ पे आपको जो है पावर भी निकालनी है, लेकिन आप पावर को अलग और टाइम को अलग मत निकालो, ठीक। यहाँ पे आपको क्या करना है, पावर साथ में कर दो। कैसे, वर्क है जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे रखा हुआ है वाटर, उसको निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमारा mgh/t आएगा, और mgh यहाँ पे m क्या दे रखा है हमको, मास क्या दे रखा है हमको 10 kg, यहाँ 10 रखा हमने। हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमने 10 ले ली, ठीक। अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं गिवन है तो आप वहाँ पे 10 ले लिए, 10 मीटर पर सेकंड ले लेना, ठीक, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड में लेने से कैलकुलेशन ईजियर हो जाती है। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पे है कि 15 ले लेंगे हम, टाइम दे रखा है, और 15 से 15 गया 10 आया, 10 हमारा 100 वाट आ गया, ये हमारा पावर हो गया, ठीक। जब भी हम एरो को शॉर्ट करते हैं बहुत से, तो मैंने बताया था काइनेटिक कब पोजेस करेगा, जैसे एरो से निकल गया, मतलब जैसे मोशन में आया, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक। आगे करते हैं। A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step of the staircase is 15 centimeter, find the power of the boy. पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, यहाँ पे mgh, ठीक। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे mgh हमें क्या लेना है, यहाँ पे mgh हमें ये लेना है, mgh मास कितना दे रखा, 50 ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स 10 लेनी है, और यहाँ पे हाइट कितनी है, यहाँ पे 45 स्टेप है, ठीक, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे छोटी सी गलती है, वो छोटी सी गलती ये है कि यहाँ पे 15 ले लिया इन्होंने, ठीक, जबकि यहाँ पे इनको 45 लेना था। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आप इसको अलग एक पेपर पे सॉल्व कर लो, और ये याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 2 का है, डाल भी लेना, ये क्वेश्चन भी लिख लेना साथ में, ठीक। यहाँ पे आपको 15 9 जा की जगह 45 9 जा करोगे, ठीक, उसको 100 से डिवाइड करोगे, मतलब 2 पॉइंट लगा दोगे और उसको 9 से कर दोगे नीचे, ठीक। तो जैसे ये यहाँ से चला जाएगा, फिर हमारा कुछ ऐसे आंसर हमारा 75 वाट में आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि जितने स्टेप दे रखे हैं उसको सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे, और अपना mgh/t निकाल दोगे, ठीक। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, एन इलेक्ट्रिक गीजर ऑफ 1.5 kW वर्क्स फॉर 2 आवर्स, फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट्स कंज्यूम्ड इन अ डे, ठीक।
अब यहाँ पे बहुत छोटा सा ये हमारा E इक्वल टू पी इंटू टी होता है, P इंटू टी, यहाँ पे हमारा 3 kWh आ गया, फिर 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2। कहोगे सर जी इसको 1.5 को हमने कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे kW पहले से है, अगर वाट होता तो हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड करते। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे। लिफ्ट कैरीज अ मैक्सिमम वेट ऑफ 2400 N, ये आप याद रखना 2400 N हमारा फोर्स होता है। हाइट ऑफ 10 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ इतना, फाइंड द पावर इन वर्क डन। पावर हमारा क्या होगा, पावर हम एफ वी भी ले सकते हैं, वैसे वर्क अपॉन टाइम होता है लेकिन एफ वी भी ले सकते हैं। तो एफ हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है 2400 N, और हमारा जो v है वेलोसिटी 2, तो यहाँ 4800 वाट आ गया। और जो वर्क डन है, वर्क डन आपका F इंटू एस होता है, F हमको 2400 दे रखा है और S हमको डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, यहाँ पे हमारा 24,000 जूल आ जाएगा। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि मशीन एक्सर्ट्स एन एवरेज फोर्स ऑफ 900 N टू अ पुश अ बॉडी टू डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स इन 30 सेकंड्स, कैलकुलेट द वर्क डन पावर ऑफ द मशीन। वर्क निकालना है तो F इंटू एस होता है, यहाँ पे F हमारा 900 है और 10 हमारा मीटर हो गया, तो 9000 जूल आ गया। पावर जो है हमारा वर्क अपॉन टाइम है, तो वर्क कितना यहाँ पे कितना वर्क कर रही है, वर्क यहाँ पे 9000 कर रही है। अभी निकाला था वर्क 9000 डिवाइड बाई 30 करोगे 300 वाट आ जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे आता है नेम द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर है। ठीक, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो एक बार उसको दोबारा वीडियो को पीछे से रिज्यूम करके देख सकते हो आप। ठीक, दोबारा रिप्ले कर लो वीडियो को, और जितनी बार आपको समझ नहीं आ रहा बार बार देख लो। और अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में फिर डाल सकते हैं और क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ से आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे आता है एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब रिलेशनशिप की बात आती है यहाँ पे 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पास 6 आपको जूल शो करके दिखाना है। यहाँ पे ये दिखाना है आपको कि 1 kWh इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पास 6 जूल। बस आपको ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, ध्यान से देखना है इसको। यहाँ पे आता है कि 1 kWh होता है हमारा। अब जब भी आप ये देखोगे कि 1 kWh होता है, अब 1 kW में हमारा 1000 वाट होता है और 1 आवर होता है। ठीक, 1 आवर होता है। अब 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। अब ये कहाँ से आए, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट 60 सेकेंड्स 3600 सेकेंड आ गए। ठीक, यहाँ पे हमारा कुछ इतने जूल्स आ गए, इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेंगे 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पास 6 जूल। ठीक, हमारा kW इतना आ जाएगा। ये डेरिवेशन मैंने सारे आपकी उसमें अपने वर्क एनर्जी के एक्सप्लेनेशन वीडियोस पार्ट में दे रखे हैं। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल दे रखा है, ये बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल है, पेपर में अक्सर आ जाता है। ठीक, ये इतना बड़ा नहीं आता जितना दे रखा है, थोड़ा छोटा करके आता है ये। ठीक, लेकिन इसकी वेटेज इतनी होती है। यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है कि 4 बल्ब्स ऑफ 50 वाट 6 आवर्स के लिए, 3 ट्यूबलाइट्स ऑफ 40 वाट 8 आवर्स के लिए। आपको छोटी सी ट्रिक बताऊँ, यहाँ पे आपको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे हमें पावर निकालनी है। ठीक, हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है क्या, नहीं, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालनी है, एनर्जी क्या होती है, P इंटू टी, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर हमको वाट में दे रखी है, अब वाट में नहीं निकालनी है हमको। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें हमेशा किलो वाट में निकालते हैं, तो यहाँ 1000 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर पूरी एनर्जी वाट आवर में निकाल के लास्ट में 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक है, ये वाला ज़्यादा आसान रहेगा। तो 50 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 से करोगे, 4 बल्ब 50 के और 6 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे 3 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे और 8 से करोगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे 100 को 6, यहाँ पे टीवी वाला है। ठीक, और टीवी एक टीवी है, 100 को 6 है, तो आप कुछ इस तरह करोगे, यहाँ पे देख लो, कुछ इस तरह मल्टीप्लाई करने वाले हो। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया, आप कुछ इस तरह सारे मल्टीप्लाई करके देखोगे, और जब भी आप पूरा इसका टोटल निकालोगे वाट आवर का 9960 आएगा। इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 9.960 आ जाएगा, 1 2 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक, तो 9.960 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका इतना बिल आएगा। बच्चे कहेंगे सर जी इतना बिल कैसे आया, ज़्यादा बिल आना चाहिए था, इतना सारा यूज कर रहा है, लेकिन आप यहाँ देखो पैसा कम है। ठीक, इस वजह से 24.90 आया। जब भी ऐसे सवाल होंगे आपको सिर्फ E इक्वल टू P इंटू टी करना है। वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वाट को किलो वाट में कवर करना है, और अगर मिनट में दे रखा है तो वहाँ पे आवर में 60 से डिवाइड करके। ठीक, तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्क एंड एनर्जी के क्लियर कर दिए, कवर कर दिए। ठीक, आपको सब समझा दिए जितने भी है। इन सब का जो भी PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, ताकि जब भी हम अगली वीडियो अपनी डालें तो आपका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल में आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।